कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, देश को एक दूरदर्शी नेता की आज कितनी सख्त जरूरत है, यह बात ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के इस संकट काल में फिर महसूस होने लगी है। इस जंग को अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और साफ नजर आ रहा है कि वैश्विक व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी से बदल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके तमाम सिपह सालार या तो देश और दुनिया की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं या उन्हें किसी गड़बड़ी का एहसास तभी होता है जब सिर के ऊपर से निकल जाए। तभी तो जिस बात को राहुल गांधी 12 मार्च से कह रहे हैं उसे अब जाकर मोदी दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलती नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे। आइए सबसे पहले जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने 12 मार्च को कहा क्या था, सुनिए जरा। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए. क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे. राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This is this war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए. प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर and I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है. तो ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ा है. गलत विदेश नीति ने यह स्थिति पैदा की है. अब हमें तैयारी करनी होगी. हमारे पास अभी थोड़ा समय है. सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ये सारी बातें राहुल गांधी ने 12 मार्च को कही थी, 12 मार्च को. और इसी दिन लोकसभा में भी राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम एशिया
इंडिया में मौजूदा संघर्ष के कारण देश एलपीजी की काफी कमी का सामना कर रहा है और इसके बावजूद प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में अदानी पर आरोप पत्र तय होने और एप्स्टीन फाइल्स के चलते प्रधानमंत्री मोदी घबराहट में हैं। एप्स्टीन और अदानी का नाम आते ही राहुल गांधी के भाषण में हंगामा शुरू हो गया और जब उन्होंने एलपीजी संकट पर बोलने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। हालांकि उसी ऊर्जा संकट पर पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संक्षिप्त बयान दिए और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। हालांकि उसमें नरेंद्र मोदी खुद शामिल नहीं हुए। दरअसल मोदी जानते हैं कि सारे दलों के सांसद मौजूद रहेंगे तो फिर तरह तरह के सवाल भी आएंगे जिनके जवाब उनके पास नहीं होंगे। लेकिन मोदी कभी अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भले ही इसमें करोड़ों भारतीयों का नुकसान क्यों ना हो जाए। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने 12 मार्च को जब सरकार को सचेत किया था तो बीजेपी ने उन पर हमला बोला था कि वो बेवजह, जी हां, वो बेवजह घबराहट फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी उन दिनों तमिलनाडु और केरलम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि कहीं कोई संकट नहीं है और विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। लेकिन अब मोदी खुद कह रहे हैं कि हमें कोरोना काल जैसी तैयारी करनी होगी। इस बयान के बाद ही देश में पैनिक की एक नई लहर दौड़ गई और अब फिर से आम जनता लाइन में लगी हुई है। सरकार के लोग भले बार बार आकर कहें कि हमारे पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, किसी को कमी नहीं होगी, लेकिन आखिर कोई तो कारण है कि लोग सरकार की बात पर भरोसा नहीं कर रहे और अपनी सुविधाओं का इंतजाम खुद करने में जुटे हुए हैं। क्या मोदी सरकार के विकास और अच्छे दिनों का यही मतलब रह गया है कि सारे लोग काम धंधा छोड़कर लाइन में लग जाएं? तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि ईरान युद्ध ने किस तरह बदल दिया है वर्ल्ड ऑर्डर और साथ ही समझेंगे कि सरकार के दावों के बावजूद किस तरह फैल रही है अफवाहें और घबराहट। मगर सबसे पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा के इस बयान को जो सरकार की चालाकी का खुलासा करता हुआ उन्होंने दिया है। सुनिए जरा। साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं एक लीटर पे? 95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। कल रात को नायरा, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नायरा ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का बढ़ा दिया। जब दबाव कंपनीज का सरकार पे पड़ा तो आज सरकार ने उन कंपनीज को थोड़ी राहत दी है। ये राहत न डीलर के लिए है न कंज्यूमर के लिए है। हरदीप पुरी जी की भाषा सुनिए। ट्वीट में कहते हैं कि भारत की जनता पर दबाव न पड़े इसलिए वो दबाव भारत की सरकार ले रही है। अरे साहब, ये सरकार और ये पैसा दोनों भारत की जनता का है, एप्स्टीन का नहीं है। तो ये एहसान लादने वाली भाषा कम से कम आप न बोलिए। आप भारत के मंत्री हैं, एप्स्टीन आइलैंड के मंत्री नहीं हैं। हमारी खाल उतार के उसकी जूती पहनाकर, हमें पहनाकर हम पर एहसान लाद रहे हो साहब। ये सरकार की बहुत पुरानी 11.5 साल पुरानी आदत है कि इतना निचोड़ दें जनता को कि हम सांस भी लें तो हमें लगे साहब विकास हो रहा है, क्या एहसान हम पर चढ़ा दिया कि हमें सांस लेने दी जा रही है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बता दिया कि सरकार ने तेल कीमतों में कटौती का जो ऐलान किया वो वास्तव में जनता के लिए है ही नहीं। इसमें केवल तेल बेचने वाली कंपनियों को राहत है, जबकि डीलर्स और आम ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 पैसे की भी कमी नहीं की गई है। आपको बता दूं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल पर लगने वाली 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर शून्य कर दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हुई हैं। लेकिन असली बात यह है कि सरकार पेट्रोल पर पहले 5 रुपए प्रति लीटर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 13 रुपए स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाती रही है। वहीं डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 10 रुपए स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाती है। और अब इसी स्पेशल दर को कम किया गया है, जिसे राहत बताने की चालाकी की जा रही है। शुक्रवार को सरकार के कई मंत्रियों ने इस फैसले की तारीफ की और मोदी जी को धन्यवाद भी दे दिया। लेकिन इन मंत्रियों ने यह सच नहीं बताया कि इसमें जनता को किसी तरह की राहत नहीं है, बल्कि उसके लिए तो महंगाई बढ़ने का खतरा पहले की तरह ही बना हुआ है। सरकार की ऐसी ही चालाकियों के धोखे में जनता बार बार ठगी जाती रही है। कोरोना के वक्त जिस तरह ताली और थाली बजवाई गई थी, इसमें वायरस भाग जाएगा, और उससे पहले नोटबंदी के वक्त झांसा दिया गया था कि अब सारा काला धन वापस सरकारी खजाने में आ जाएगा। उसी तरह का खेल फिर से जनता के साथ खेला जा रहा है। तो मोदी सरकार के इस खेल को राहुल गांधी काफी पहले से समझ चुके हैं और वो लगातार इस बारे में जनता को भी आगाह कर रहे हैं। 12 मार्च के बाद 21 मार्च को फिर से राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखकर बताया था कि अब किस तरह के नए संकट का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा था वो आपके सामने लाता हूं। राहुल गांधी ने लिखा कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, एफआईआई का पैसा तेजी से बाहर जाएगा, यानी फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है, और जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा, यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। और यह सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास न दिशा है न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या कह रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। बिल्कुल साफ शब्दों में राहुल गांधी ने बता दिया कि रुपए की कीमत गिरना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर पड़ रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिस रुपए की कीमत 58 या 59 रुपए हुआ करती थी, वो अब मोदी सरकार के 11.5 सालों में गिरते गिरते 95 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। $1 के मुकाबले रुपया 94 रुपए 70 पैसे तक गिर चुका है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये 95 रुपए को भी पार कर जाए। मगर सरकार के स्तर पर देखें तो इस गिरावट पर कोई चिंता नहीं दिख रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने सीधे जनता से ही पूछा है कि आप ये देखें कि आपकी थाली में क्या बचा है। बीजेपी चाहे तो इसे भी राजनीति करार दे दे, लेकिन यहां वास्तविक चिंताओं की बात की जा रही है, क्योंकि युद्ध भले भारत की जमीन पर न लड़ा जा रहा हो, लेकिन उसका असर यहां भी पूरी तरह दिखाई दे रहा है। पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 28 फरवरी की सुबह इन दोनों लड़ाकू देशों ने एक ऐसा हमला ईरान पर किया जिसके बाद पूरी वैश्विक व्यवस्था बदलती हुई दिख रही है। ईरान ने तो जाहिर तौर पर न हार मानी और न वो लड़ाई के मैदान से पीछे हटकर समझौता करने के लिए झुका। अलबत्ता उसने ऐसा पलटवार किया जिससे न केवल अमेरिका और इजराइल का नुकसान हो रहा है, बल्कि ईरान के पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ साथ अब पूरी दुनिया फिर से महामारी जैसे संकट से गुजर रही है। 6 साल पहले कोविड-19 के कारण अनिश्चितता और अस्थिरता का जैसा आतंक पूरी दुनिया में कायम हुआ था, और फिर नागरिक सुरक्षा के नाम पर सरकारों को पुलिसिया आतंक स्थापित करने का मौका मिला था। अब वही माहौल फिर बन रहा है। भारत भी इस आतंक से बच नहीं पाया है। विपक्ष पीएम मोदी से सवाल करता रहा कि ईरान युद्ध के कारण जो संकट भारत में बन चुका है उसे आप किस तरह हल करेंगे, आपके पास कौन से उपाय हैं। तो नरेंद्र मोदी सीधा जवाब देने की जगह विपक्ष को कोसते थे कि ये लोग जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन अब खुद मोदी के कारण देश में अफवाहें फैल रही हैं। तो संसद में नरेंद्र मोदी ने जब से कहा कि हमें कोरोना काल जैसे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्रिय
सक्रिय हो गई और फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसी अफवाहें देश में फैल गईं। नतीजा यह हुआ कि अब तक खाली सिलेंडरों के साथ लोग लाइन में लगे थे। इसके साथ अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों पर भी लाइन में लगने लगे। सरकार भले रोज बयान दे कि पैनिक की कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन अगर अफवाहें न फैलें तो फिर बिचौलियों का रोजगार कैसे मिलेगा, उनका रोजगार कैसे चलेगा। लिहाजा अब लोग जरूरत रहे या न रहे गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल जमा कर रहे हैं। जमाखोरी हो रही है। अगर मोदी सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद यह नौबत नहीं आती, लेकिन 8,000 करोड़ के प्लेन में सफर करने वाले नरेंद्र मोदी को जमीनी हकीकत उससे क्या वास्ता है, पता नहीं है कि जमीन पे चल क्या रहा है। उन्हें तो सिर्फ चुनाव जीतना है। संसद में बयान देने के बाद मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि शुक्रवार को 5 चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वर्चुअल बैठक की। उसमें भी यही कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना किया जा सके। उन्होंने कोविड-19 महामारी के समय की याद दिलाई जब केंद्र और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर सप्लाई चेन, व्यापार और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित होने से बचाया था। पीएम मोदी ने एक तरफ केंद्र और राज्य के बीच लगातार संवाद और समन्वय बनाए रखने की बात कही, लेकिन यह भी कहा कि फैसलों को लागू करने का असली काम राज्यों में होता है। उन्होंने राज्यों से कहा कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय करें, प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ाएं ताकि कोई व्यवधान न हो, अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचें, सही जानकारी समय पर लोगों तक पहुंचाएं, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी एजेंटों से सावधान रहें। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पहले से प्लानिंग करने पर जोर दिया, खासतौर पर खाद के स्टोरेज और वितरण की निगरानी मजबूत करने को कहा ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। तो ये साफ नजर आ रहा है कि जब आग लग चुकी है तब कुआं खोदने की तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि इस बीच देश की आम जनता ऊर्जा संकट की चपेट में पूरी तरह आ चुकी है। दिल्ली हो या गुरुग्राम, पटना हो या इंदौर, लगभग सभी शहरों में एलपीजी वितरण केंद्रों और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखी गई हैं। अपने वाहनों और खाली सिलेंडर लेकर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांवों में लोग मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियों और उपलों से आग जलाकर भोजन पकाने वाले दौर में लौट रहे हैं। ये सब साफ बताता है कि सरकार ने पहले से एहतियाती कदम नहीं उठाए तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसकी वजह भी राहुल गांधी ने बताई है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात अब नए नए संदर्भों में, नए नए रेफरेंसेस में सामने आ रही है। अगर मोदी ईरान पर युद्ध छिड़ने के 2 दिन पहले इजराइल में नहीं होते, अगर मोदी ने आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर फौरन शोक संदेश जारी किया होता, अगर मोदी ने IRIS डेना में सवार निहत्थे ईरानी नौसैनिकों की हत्या की निंदा की होती और अमेरिका को कह पाते कि हिंद महासागर में इस आक्रमण की जरूरत उसने कैसे की, अगर मोदी मिनाब के प्राइमरी स्कूल की बच्चियों की हत्या पर इजराइल और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध की मर्यादा का पाठ पढ़ा पाते, तब तो उनकी लीडरशिप में भारत वाकई विश्व गुरु कहलाने की तरफ बढ़ता। और जिस तरह अभी ईरान अपना सिर ऊंचा रखकर वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है, उसमें भारत का सहयोग भी होता। मगर इस समय मोदी ने किन्हीं अघोषित कारणों से इस आपदा काल में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का अवसर गंवा दिया है। काश नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाते तो उनके तीसरे प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल की ये अनूठी उपलब्धि होती। खैर, शायर शहरयार ने ठीक ही फरमाया है कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।